वो इस देश की संविधान की ताकत के दम पर सड़क के आंदोलन से तय किया जाएगा। और जिस तरीके से सीएनआरसी को झुकाया गया है, उसी तरीके से वक्त के कानून को भी झुकाया जाएगा। जो हमारे बीच पढ़ाई करते थे, जो हमारे साथ एक्टिविज्म करते थे, उनको आज ये सरकार जेल में बंद करके रखी हुई है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे अपनी देश की नागरिकता साबित करने के लिए। तो उस वक्त भी जेएनयू खड़ा होता है उस आंदोलन में, और आप बुलंद करते हैं। और हम वही देखते हैं कि पहली बार जेएनयू कैंपस के एक्टिविस्ट को, उमर खालिद को अलग अलग तरीके से और अलग अलग लोगों को टारगेट किया जाता है, उनको जेल भेजने की कोशिश की जाती है। और जब दोबारा देश में ये बोला जाता है कि सीएनआरसी के नाम पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे अपनी देश की नागरिकता साबित करने के लिए, तो उस वक्त भी जेएनयू खड़ा होता है उस आंदोलन में। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि हमारे जेएनयू कैंपस से शर्जील इमाम, उमर खालिद, जो हमारे बीच पढ़ाई करते थे, जो हमारे साथ एक्टिविज्म करते थे, उनको आज ये सरकार जेल में बंद करके रखी हुई है। और जो एक फेयर ट्रायल का भी प्रोसेस होता है कि उनको एक फेयर ट्रायल दिया जाए, उस फेयर ट्रायल भी उनको नहीं मिल रहा और कई सालों से उनको इसी तरीके से जेल में बंद किया गया है। जेएनयू हमेशा इस चीज के खिलाफ बोला है और आज उसी पिछले 10 सालों से अलग अलग तरीके से इस देश की स्वाधीनता आंदोलन को जब हम देखेंगे, इस देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को जब हम देखेंगे, तो हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर बोली भाषा के लोग एक साथ मिल करके देश में यहाँ पे अंग्रेजों को भगाने का काम किए। लेकिन वही आरएसएस जो आज यहाँ पे रूल कर रही है, उनके आका कौन थे? उनके आका गोलवलकर थे, जो लिखते हैं किताबों में कि हिंदुस्तान को भी सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से इजराइल में यहूदियों का नरसंहार किया गया, जिस तरीके से जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार किया गया हिटलर के द्वारा, हिंदुस्तान को भी उससे सबक लेना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान को इस चीज से सबक लेना चाहिए कि जिस तरीके से जर्मनी में अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदुस्तान को भी उससे सबक लेना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के आंदोलन ने, हिंदुस्तान की स्वाधीनता आंदोलन ने यही दिखाया कि हिंदुस्तान है और यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग बोली भाषा के लोग एक साथ रहेंगे और इस हिंदुस्तान की तकदीर को एक साथ बना करके लिखेंगे। लेकिन वही हो रहा है। जैसा कि इससे पहले हमारे जो वक्ता आए, उन्होंने इस बात को रखा, जब जेएनयू में भी अटैक शुरू हुआ था तो सबसे पहले 5 जन में आया था कि जेएनयू ये है, जेएनयू मुफ्तखोर का अड्डा है। और उसके बाद जेएनयू को टारगेट करने की कोशिश अलग अलग तरीके से चली और वही हो रहा है। देश में कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ प्रेम करेगा, कौन किसके साथ शादी करेगा, किसका पहनावा क्या होगा, हर एक चीज को तय करने की ये सरकार कोशिश कर रही है। और उसमें जो लगातार एक अटैक देश के सबसे बड़े माइनॉरिटी कम्युनिटी मुसलमान पर हो रहा है, वो हम सब के बीच में दिख रहा है। ट्रेनों में ट्रैवल करने के नाम पर किसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, इस बात को देख करके उन पर अटैक किया जा रहा है। इस बात को समझने की हमें जरूरत है। और वक्फ का कानून जो लाया गया है, इससे पहले सीएनआरसी कानून लाया गया और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में कॉ प्रोटेक्शन कानून के नाम पे, लव जिहाद कानून के नाम पे, अलग अलग कानून के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसके सामने हमारे पास उदाहरण क्या है? हम इसको रजिस्ट कैसे कर सकते हैं? हम इसके खिलाफ आवाज कैसे बुलंद कर सकते हैं? और ये जब हम टारगेट को देखते हैं, जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से किया जा रहा है, तो वही लगातार एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यदि इस देश में हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है तो उसके जो सबसे बड़े कारण है वो मुसलमान है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब देश के स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, हम देख रहे हैं कि 1920 का दशक है, जब पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है और हिंदू समाज में जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वो पहली बार बोल रहे हैं कि देश के संसाधनों पर जिनका कब्जा है, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। तो उस हिंदू समाज के एक संभ्रांत वर्ग, हिंदू समाज के जो उच्च वर्ग है, उनको लगा कि अब तो हमारे संसाधनों पर एक बड़ा अटैक होगा। तो उनके सामने एक वर्ग खड़ा कर दिया गया और वो वर्ग था मुसलमान वर्ग, कि आपके सारे संसाधनों, आपकी सारी समस्याओं का जब कोई है तो वो मुसलमान वर्ग है। लेकिन देश के स्वाधीनता आंदोलन ने जिस तरीके से दिखाया, देश में आजादी होने के बाद भी अलग अलग तरीके से इस समाज के हर एक वर्ग ने उस आंदोलन को, विरासत को जिंदा रखा और हमेशा उस सरकार को बताया जो इस देश में
अलग अलग तरीके से लोगों को बांटने की कोशिश किए और वक्फ के कानून को यही ला करके हमारे सामने डाला जा रहा है। बोला जा रहा है कि इससे डेमोक्रेटाइजेशन होगा, इससे महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, इससे ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि जो मुसलमान समाज में दलित और पसमानदा समाज के लोग हैं उनको अधिकार मिलेगा। तो बहुत बेसिक सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब पहलू खान को मारा गया तो क्या उनसे पूछा गया था कि आप दलित, आप जो है पिछड़े मुसलमान हैं कि आप पसमानदा मुसलमान हैं? जब हरियाणा में सबीर मलिक के साथ मॉब लिंचिंग हुई तो क्या उनसे पूछा गया था कि आप जो है पसमानदा मुसलमान है कि आप संभ्रांत मुसलमान हैं? नहीं पूछा गया। तो सरकार जब अटैक कर रही है, जो सरकार के गुर्गे बजरंग दल से लेकर के तमाम अलग अलग वर्ग के लोग, तमाम जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, जब वो अटैक करती है तो वो ये चीज नहीं देखती है। आज डेमोक्रेटाइजेशन के नाम पे ये बोला जा रहा है कि वक्फ के कानून से जो है जमीनों का सही से बंदोबस्त किया जाएगा। जब उनको ये बहुत समझ में आ रहा है कि जमीनें लोगों में बंटनी चाहिए या जमीन का सही से बंदोबस्त होना चाहिए, तो जब जमींदारी एबोलिशन एक्ट जब 1950 में लाया गया तो अलग अलग तरीके से इसी बात को सरकार ने इंश्योर किया। उसी बात से तमाम संभ्रांत वर्ग ने कैपिटलिज्म के साथ मिलकर के इस बात को इंश्योर किया कि जमीनें जमींदारों के हाथ से निकल करके गरीबों के हाथ में नहीं जाए। आज भी देश में इतने सारे भूमिहीन लोग हैं, लेकिन सरकार की पिछले 10 साल में जब से भाजपा सरकार आई है, एक पॉलिसी कोई बता दे कि जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात यदि सरकार कर रही हो, लेकिन नहीं। किसानों के खिलाफ कानून को ला करके ये कोशिश की गई कि किसानों की जमीन को छीन करके अडानी अंबानी को दे दी जाए और उसी प्रकार से ये अटैक यहां पर हो रहा है। लेकिन इसके साथ वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो सबसे अहम मुद्दा जुड़ जाता है वो ये जुड़ जाता है कि एक समाज के लोगों का, एक मुसलमान समाज के लोगों का तमाम तरीके से उनको पिछड़ेपन की ओर धकेलना, उनको दोहरी नागरिकता की ओर धकेलने का काम यहां पर सरकार कर रही है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यही कह देना चाहता हूं कि इस देश में स्वाधीनता आंदोलन की विरासत रही है कि हम सभी लोगों ने मिल करके जिस प्रकार से अंग्रेजों को भगाया और उसमें आरएसएस का जो डिविसिव एजेंडा था, जो सेक्टेरियन एजेंडा था, उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद किया। जिस तरीके से जेएनयू पिछले 10 साल से इस भाजपा सरकार के खिलाफ बोल रहा है और उनके तमाम हमलों के बावजूद हर साल उनको चुनाव में हराता है, जिस प्रकार से इस देश की मुसलमान महिलाओं ने शाहीन बाग और देश के अलग अलग कोनों से निकल करके इस बात को साबित कर दिया कि सरकार को सीएनआरसी के सामने झुकाएंगे। हमें इस बात को करने की जरूरत है, हमें इस बात को समझने की जरूरत है और उसी आंदोलन की विरासत को जिंदा रखने की जरूरत है कि भले ही आज सरकार इस वक्त अमेंडमेंट बिल को संसद के कानून से पास कर दे या सुप्रीम कोर्ट की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि जुडिशरी का नेचर क्या है। जब जुडिशरी के भी नेचर को हम समझ रहे हैं तो उसमें भी हमें समझना पड़ेगा कि वो भी सरकार के सामने कितना ही आजकल बोल पा रही है। तो भले ही जुडिशरी का कोई भी फैसला आएगा, लेकिन इस देश की संसद, इस देश की जुडिशरी के सामने जो सबसे बड़ा फैसला होगा वो इस देश की संविधान की ताकत के दम पर सड़क के आंदोलन से तय किया जाएगा। और जिस तरीके से सीएनआरसी को झुकाया गया है उसी तरीके से वक्फ के कानून को भी झुकाया जाएगा। और उन तमाम आंदोलनों में आपके साथ 365 दिन 24 घंटे और 1-1 सेकेंड जेएनयू का हर एक स्टूडेंट, जेएनयू का स्टूडेंट्स यूनियन आपके साथ खड़ा रहेगा। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग सड़क के आंदोलन से उन तमाम फांसीवादी ताकत के पॉलिसी को निस्तेनाबूद कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे और देश की आईन को बचाने का काम करेंगे। और इस देश में तमाम धर्म के लोग, तमाम संप्रदाय के लोग, तमाम बोली भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहेंगे और अमन चैन के साथ रहेंगे और न्याय की अवधारणा के साथ रहेंगे। इसी बात के साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।